आप सभी का फिर से इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि संतोजो के इस चल रहे अध्यायों में अब तक 9 पूरे हो चुके हैं और ये 10वां अध्याय है जो उनकी किताब आर्ट ऑफ वार के ऊपर है। और जो 10वां अध्याय है वो भूखंड के ऊपर है। इसमें ये ज़मीन के बारे में बताते हैं या ये बताते हैं कि किस तरीके से युद्ध के मैदान का चुनाव या प्रक्रिया या एक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरीके से इस पर प्रभाव डालता है। तो इन्होंने 6 प्रकार के मैदानों का बात करी है या भूखंड की। एक है सुलभ मैदान, दूसरा है उलझाने वाला मैदान, तीसरा है अवसरवादी मैदान, चौथा है सकरा मार्ग, पाँचवा है प्रपाती ऊंचाई और छठवां है दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर तैनातियाँ। अब देखिए, अब इसी के बारे में बात करना ये शुरू करेंगे। ऐसा मैदान जहां पर दोनों पक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से पार किए जा सकें उसे सुलभ मैदान कहते हैं। ऐसा मैदान जिसको दोनों पक्ष पार कर सके वो इनके हिसाब से सुलभ मैदान है। इसके अलावा उनका कहना यह है कि शत्रु से पहले पहुंच करके ऊंचे और धूप वाली जगहों पर आप अधिकार कर लें, रसद आपूर्ति का ध्यान रखें, तब आप जो हैं बढ़त के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को बात करें तो ये एक चीनी फिलॉसफी है और चीन ने इसका हमेशा से पालन किया है। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चाहे वो जोजिला वाला युद्ध रहा हो, कारगिल का रहा हो, सियाचिन का रहा हो, हमेशा हम नीचे से जाकर के ऊपर हमने कब्जा किया है और हमको इसमें विजयी मिली है। 1962 का एक कारण युद्ध का में एक जो मेन फैक्टर था जो हमको हार मिली, उसके पीछे हमारी सैनिक मजबूरियां नहीं थी, हमारी राजनीतिक कारण थे। हमारी राजनीतिक तैयारियों की कमी थी और राजनीतिक कमजोरियां युद्ध के मैदान में हावी हो चुकी थी। तो अगर मौका मिलता तो शायद 62 की भी लड़ाई में हम जीतते और दिखाते कि चीन की जो फिलॉसफी है वो यहाँ पर भी काम नहीं करती। आगे कहते हैं जिसका परित्याग किया जा सके और फिर से कब्जा करना कठिन हो, जिस मैदान का त्याग किया जा सकता हो, दोबारा कब्जा करना कठिन हो, इसको जाल में फंसाना बोलते हैं। फिर ये आगे कहते हैं अगर दुश्मन तैयार नहीं है तो आप आगे बढ़ के उसे हरा सकते हैं, लेकिन अगर आपके हमले के लिए दुश्मन तैयार है और आप उसे हराने में असफल हैं तो वापस लौटने की संभावना आपदा को बुलाएगी। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर आप दुश्मन को हमला करने के लिए तैयार हैं और अगर आपका दुश्मन उसके लिए तैयार है और आप उसको हराने में असफल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। कहीं यही एक कारण ऐसा नहीं था, हो सकता है यही कारण रहा हो कि चीन अभी जब पिकांग से लेक, फिंगर पॉइंट्स, पूर्वी लद्दाख, फिर उसके पहले डोकलाम के मुद्दों पर जब भारत के सामने आया और भारतीय सेना की तैनातियां बढ़ने लगीं, तो कहीं यही कारण तो नहीं थे कि चीन को समझ में आने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाएं, क्योंकि अब भारत हमारे हमले के लिए तैयार है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीन ने सोचा हो कि अब यहाँ से वापस चलें, क्योंकि अगर हम वापस नहीं चले, अगर हमने हमला किया, भारत तैयार हुआ, तो हमारी जो हार होगी फिर वो हमारी जो इज्जत है दुनिया में वो बर्बाद कर देगी। शायद यही बात रही। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कोई भी पक्ष पहला कदम ना बढ़ाए। जब ऐसी परिस्थितियाँ हों कि कोई भी पक्ष पहला कदम ना बढ़ाए तो उसको ही अवसरवादी मैदान कहते हैं। उसका क्या कहते हैं ये कि भले ही दुश्मन आपको प्रलोभन देकर आकर्षित करे, लेकिन ये सलाह दी जाएगी कि आगे ना बढ़ें बल्कि पीछे रहें। दुश्मन को वापस जाने के लिए लुभाएं। जब आपकी सेना के सभी पक्ष उजागर हो गए हों तब हमको आगे बढ़कर हमला करना चाहिए। संकीर्ण मार्ग के बारे में एक बात कहते हैं कि अगर आप पहले ही उन पर कब्जा कर लें तो उनकी दृढ़ता से मोर्चाबंदी कर ली जाए और दुश्मन के आने का इंतज़ार किया जाए। लगभग ऐसा ही कुछ विचारधारा गुरिल्ला वारफेयर में भी मिलती है
कि जो ऐसे रास्ते हों जो पतले हों, वहाँ अगर आपका कब्जा हो गया है और आपकी स्थिति मजबूत है और दुश्मन सेना वहाँ से गुजरने लगे, तो कहीं ना कहीं आप उस पर अटैक करके उसको पूरा बर्बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने उसकी बात करी है। आगे ये लिखते हैं, सेना को एक मार्ग पर कब्जा कर लेना चाहिए। अगर मजबूत मोर्चेबंदी हुई है तो पीछा ना करें, बल्कि केवल तभी आगे बढ़ें जब कमज़ोर मोर्चाबंदी हो। तो बहुत बड़ी इन्होंने बात बोल दी कि अगर तभी आगे बढ़ना है जब सामने वाले की जब मोर्चाबंदी कमज़ोर हो। अगर मजबूत है तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, आपको कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, जहाँ पे ये एक तरीके से माउंटेन वारफेयर की बात करते हैं या ऊंचाइयों की बात करते हैं। ये लिखते हैं, प्रपाती ऊंचाइयों के संबंध में अगर आप वहाँ पर पहले से मौजूद हैं तो आपको ऊंचे स्थान पर कब्जा कर लेना चाहिए और दुश्मन के आने का इंतज़ार करना चाहिए। तो निसंदेह कारगिल में पाकिस्तान ने ऐसा ही किया था, लेकिन आप सभी को मालूम है कि उसके बावजूद भी हम वहाँ पर गए। शुरुआती हानियाँ हमको हुई क्योंकि हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं था। यहाँ पर हमें का मतलब भारत से है, लेकिन एक बार जब हमको आइडिया लग गया कि पाकिस्तान की कंडीशन क्या है और वो किस तरीके से खड़ा है, कौन कौन से सेना और हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, तो उसके बाद हमको जितने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको यहाँ पे ये बात इसलिए क्लियर कर देना चाहूँगा कि भारतीय सेना इनकी जितनी भी चालबाजियाँ हैं, किसी की भी विचारकों की, उसको अच्छे से समझती है और साहस, बुद्धिमत्ता, रणकौशल के बल पे उनको हराने में पूर्ण रूप से माहिर है। सिर्फ चालबाजियों से युद्ध के मैदान में आप डट नहीं सकते। चालबाजी से आप किसी पर कब्जा कर लेंगे जो लंबे समय तक नहीं चलेगा। आगे देखिए कि क्या कहते हैं, यदि अगर शत्रु ने पहले ही उन पर कब्जा कर लिया है तो उसका पीछा ना करें, बल्कि पीछे हटें और दूर भगाने का प्रयास करें। अब अगर इस हिसाब से चला जाए तो मालूम चलता कि कारगिल पे हम फिर पीछे हट जाते और दूर भगाने का प्रयास करते, लेकिन इनके सिद्धांत पे हम नहीं चले। हमने क्या किया, हमने सारी सेना का प्रयोग किया, तोप लगाए, फाइटर प्लेन का यूज़ किया गया, कमांडो लगाए गए और हमने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। हमने बताया कि ये जो फिलॉसफीज़ थी पुरानी, भले भी आज वो नहीं लगती हों, चीन के साथ साथ बिल्कुल नहीं होंगी क्योंकि चीन उसको आज भी जीता है, लेकिन हमने उस चीज़ को बिल्कुल साइड लाइन करके दिखा दिया कि हम रण कौशल में बिल्कुल एक नंबर के अव्वल हैं और हम जीते। उसके आगे कहते हैं कि दुश्मन से एक बड़ी दूरी पर स्थित, यदि आप दुश्मन से एक बड़ी दूरी पर स्थित हैं और दोनों सेनाओं की ताकत बराबर है तो लड़ाई को भड़काना आसान नहीं है और लड़ाई ना आपके लिए लाभकारी होगी। फिर समझिए, अगर दोनों सेनाओं की ताकत बराबर है और भड़काना लड़ाई को आसान नहीं है, अब भड़क जाती है तो लाभकारी तो नहीं होगी। देखिए, भारत चीन अमेरिका के मुद्दों पे ये बात ठीक वैसे ही सही साबित होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब युद्ध के हालात जब भड़कने वाले होते हैं तो उसी समय चीन पीछे हटने का कुछ ना कुछ एक तरीके से प्रयास करने लग जाता है और हमें देखने में आ जाता है कि चीन वहाँ से हट रहा है। लेकिन चीन बहुत ही चालबाज देश है। अभी जैसा कि आप सबको पता है, इसने 3-4 एरिया पर कब्जा किया था, 2 से हटने की बात की, 1 से करा नहीं हटेंगे। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके प्रवक्ता ने कह दिया पाकिस्तान चीन एकता जिंदाबाद। अब इसका क्या मतलब था? तो मतलब जाते जाते एक तरीके से एक कहते हैं ना कि वो एक आग लगा देना, वो वाला इन्होंने काम किया। लेकिन उनको बता दिया गया था, इनके 2500 साल पुराने इनके आका ने, ये युद्ध गुरु ने, कि भाई अगर सेना की ताकत बराबर हो तो लड़ने की मत करना। और ऊपर से तब जबकि चीन को पता हो कि चीन ने लगभग कई दशकों से कोई युद्ध नहीं लड़ा और जो युद्ध लड़े भी थे तो उसमें उसको हार मिली थी, तो चीन की तो खुद ऐसे ही खटिया खड़ी है और उसका सामना जब ऐसी देशों की सेनाओं से हो जाए जो बराबर युद्ध लड़ने में माहिर हैं। भारतीय सेना उग्रवाद के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे तो बराबर अपने देश में आतंकवादियों का सामना कर रही है, उग्रवादियों का सामना कर रही है और बराबर जंगल में और पहाड़ पर युद्ध लड़ रही है। और हमारे एक जो
परम मित्र हैं पाकिस्तान, जिनसे हमारी जो दुश्मनी है किसी से छुपी हुई नहीं है, तो रोज़ अपने तोप का मुँह एलओसी पर खोले रहते हैं। तो हमको तो बहुत अच्छा अनुभव है उनसे लड़ने का, तो उन अनुभवों को भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका बराबर इराक में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में लड़ रहा है। तो वो तो दोनों देश, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, अपने आप को बिल्कुल वॉर के लिए प्रिपेयर करे हुए हैं। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो कि सिर्फ धमकी देता है, सैनिक भेजेगा, जब कुछ बात होगी तो भाग जाएगा। इसका ये लिखते हैं, अगर एक सेना अपने से 10 गुना अधिक सेना के खिलाफ लड़ रही है तो पहला जो परिणाम आएगा वो तो आखिर भागना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये लिखते हैं कि जब आम सैनिक बहुत मजबूत होते हैं और उनके अधिकारी कमज़ोर होते हैं तो परिणाम अवज्ञा होती है। जब अधिकारी बहुत मजबूत होते हैं और आम सैनिक बहुत कमज़ोर होते हैं तो परिणाम पतन होगा। देखिए, ये एक उस ज़माने की बात की गई थी, आज की तारीख में सब चीज़ें बदल चुकी हैं। और अगर आप भारत की अगर आप सैनिकों की बात करें, अफसरों की बात करें, तो आप देखेंगे कि भारत के सैनिक के साथ साथ अधिकारी भी कदम से कदम लड़ाकर चलते हैं, कंधे से कंधे मिलाते हैं। और भारतीय सेना का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि भारतीय सेना के अधिकारी युद्ध के मोर्चे पर फ्रंट पे जा कर के, आगे बढ़ कर के युद्ध का नेतृत्व करते हैं। इनका कहना है कि जब जनरल कमज़ोर हों और बिना अधिकार के हों, जब उनके आदेश स्पष्ट और अलग अलग ना हो, जब अधिकारियों और सैनिकों में निश्चित कर्तव्यों का बोध ना हो और पदों का गठन अव्यवस्थित रूप से किया जाता है तो परिणाम भी बिल्कुल अव्यवस्थित होता है। इस बात से मैं 100% एग्री हूँ। इसको मैं एक बार आपको फिर रिपीट करना चाहूँगा। जब जनरल कमज़ोर हों, बिना अधिकार के हों, आदेश स्पष्ट और पृथक ना हो, जब अधिकारियों और सैनिकों में निश्चित कर्तव्यों का बोध ना हो, पदों का गठन अव्यवस्थित रूप से किया गया हो, तो परिणाम भी बिल्कुल अव्यवस्थित होते हैं। वास्तव में 1962 में हमारे युद्ध में हारने का मेन कारण यही था। हमारे जो जनरल्स थे, कॉल रहे हों, एलपी सेन रहे हों, या इस तरह के कोई भी व्यक्ति रहे हों, उन थापर साहब रहे हों, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो वो राजनीतिक नेतृत्व के आगे कमज़ोर थे, अपनी बातें बोल नहीं पाते थे, अधिकार नहीं था। युद्ध की घोषणा एक आईएएस अफसर की तरफ से की जाती थी। ज्वाइंट सेक्रेटरी रक्षा मंत्रालय ने तब आर्मी चीफ को लेटर थमाया था कि चीफ को खाली कराओ। और सेना में जो खड़ी थी वहाँ पे, जो ग्राउंड पे खड़े थे, तो उनकी बातें मानी नहीं जाती थी। अचानक एक जनरल उमराव की जगह पे जनरल कॉल को भेजा जा रहा है, उमराव को वहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी क्लियर नहीं था। तो जाहिर सी बात है कैसे तो परिस्थिति में हार मिलनी है। तो 1962 के ऊपर ये बिल्कुल सही साबित होता है। एक आगे इन्होंने लाइन लिखी है कि जब जनरल दुश्मन की ताकत का अनुमान लगाने में असमर्थ हो, वह एक कमज़ोर सेना को एक ताकतवर सेना से लड़ने के लिए निर्देशित करे, या एक शक्तिशाली सेना के खिलाफ एक कमज़ोर टुकड़ी को भेजा जाए, चुने हुए सैनिकों को पहली पंक्ति में तैनात करने की अपेक्षा हो, तो परिणाम तो विपरीत होगा ही। बिल्कुल सही बात है, 1962 में भी यही हुआ था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या कर दूँ, भारतीय सेना कमज़ोर नहीं थी। सैनिकों की जो आस्थाएं थीं वो देश के प्रति थीं और वो बिल्कुल हमेशा रहती हैं। लेकिन निसंदेह क्योंकि हमारी तैयारी उस तरह की नहीं थी, हमारे पास सामान नहीं थे कि हम चीन का सामना कर पाते, तो वहाँ पर हम सामानों से कमज़ोर थे, इच्छा शक्ति और सैनिकों से कमज़ोर नहीं थे। दूसरा क्या है कि ऊपर से ऑर्डर मिलते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। इन कारणों से हमारी 1962 के युद्ध में हार हुई, और जो आज भी चुभती है, और वो सभी सैनिकों को चुभती आई है। और जब भी मौका मिलता है, चाहे 67 में मिला हो, चाहे अभी 2020 में मिला हो, चीन को औकात दिखाने में भारतीय सेना कभी भी पीछे नहीं रही। हम कमज़ोर नहीं थे, हमको राजनीतिक शक्तियों ने कमज़ोर किया था 1962 में भी। क्योंकि युद्ध जब तक आप कमज़ोर हैं, आप टालने को सोचते हैं कि टल जाए। जब आप मजबूत हो जाते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप कमज़ोर हैं तो आपको उस तरह के से नहीं जाने की ज़रूरत थी, जबकि पिछले सारे जनरल्स ने आपको मना किया था। चाहे जनरल करियप्पा रहे हों, थिमैया रहे हों, सबकी रिपोर्ट्स को बदल करके
पता नहीं किस पिछलग्गू अधिकारी के कहने पर राजनीतिक आकाओं ने युद्ध का फैसला कर लिया, वो भी इस चीज़ पे कि चीन ने कहा है हम आप पर हमला नहीं करेंगे। एक महान बेवकूफ़ी वाला काम किया गया था, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अगर हम आगे देखते हैं तो कहते हैं विरोधी ताकतों का अंदाज़ा और सेना पर जीत हासिल करने के लिए नियंत्रण, बुद्धिमानी से कठिनाइयों, खतरों और दूरियों की गणना करने की शक्ति का आकलन करना एक महान जनरल की बड़ी परीक्षा होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप कोई जनरल्स हैं और अगर उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, जाहिर सी बात है कि उसके बाद हर चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। लेकिन आज के हालात देखिए ऐसे हैं कि आपको बराबर कोल्ड स्टार्ट पॉलिसी पर चलना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि आज हम तैयार हैं, कल तैयार नहीं होंगे। अलर्ट मोड हमेशा बना रहता है, और वो भी ऐसा देश जिसके चारों तरफ खतरा खतरा हो। तो फिर हमको तो हर तरफ से ही एक अपेक्षा की जाती है कि भारत हमेशा युद्ध के लिए तैयार ही रहेगा, और रहना भी चाहिए। क्योंकि हमारे जब कल परसों जब ये नारा लगा ही दिया गया है कि चीन पाकिस्तान एकता जिंदाबाद, तो कहीं ना कहीं से ये लाइन बता देती है कि दो फ्रंट अब खुलेंगे। नेपाल में चीन की राजदूत जो भी कुछ कहा जाता है कि कुछ महीनों से वहाँ पे हैं, अब कहा जाता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली साहब को उन्होंने अपने हनी ट्रैप में फंसा लिया है, जिसके कारण अब वहाँ के मंत्रालयों की मीटिंग में शामिल होती हैं और बराबर गाइड करती हैं। अब नेपाल के कहा जाता है कि सत्ता को आज की तारीख में प्रधानमंत्री ओली नहीं, चीनी दूतावास चलाता है। तो ये भी संदेह हम कर सकते हैं कि शायद कल को अगर युद्ध हो, ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बने, क्योंकि चीन पर तो हम भरोसा नहीं कर सकते, तो नेपाल की तरफ से भी फ्रंट खुल जाए और कल को चीन की सेना नेपाल की तरफ से भी हमसे लड़ने आ जाए। क्योंकि वो जो युद्ध होगा वो तराई में होगा, तो हमको तराई के भी युद्ध की भी कल्पना करनी पड़ेगी। क्योंकि उत्तराखंड के बॉर्डर से लेकर के और ये पूरा आपका महाराजगंज, गोरखपुर, पीलीभीत, ये सारी बेल्ट जो है, कोई भरोसा नहीं है कि ओली साहब उस समय अपना हाथ खड़ा कर दे और चीन की सेना यहाँ के खड़ी हो जाए। तो हमको इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। आगे लिखते हैं, अगर लड़ना जीत का परिणाम है तो आपको लड़ना चाहिए, भले ही शासक इनकार कर दे। अगर लड़ाई से जीत हासिल नहीं होगी तो आपको नहीं लड़ना चाहिए, भले ही शासन ने आदेश दिया हो। देखिए आज की तारीख में जब जनरल्स एक लोकतंत्र के अंडर में काम करते हैं तो इस चीज़ की बहुत अपेक्षा हम नहीं कर सकते। कैसा बड़ा मुश्किल है कि सेना सरकार के आदेशों की अवहेलना कर दे, लेकिन ये उस समय हो सकता था कि जब इन्होंने जब अपनी किताब लिखी है तो उसमें रहा हो। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो 1962 में, उसके पहले भी जनरल थिमैया ने, करियप्पा ने एक तरीके से मना किया था कि फॉरवर्ड पॉलिसी को अप्लाई मत करिए, हमारी तैयारियाँ नहीं हैं। और सरकार ने इसको, जब तक वो लोग थे अपने ऊपर, लोग उसको सहन करते रहे। लेकिन जब एक अच्छे जनरल्स रिटायर हो गए तो फिर सेन कॉल उसको रोक नहीं पाए न था, और मालूम चला कि हाँ, जो हार है वो हम सबके सामने है। तो अगर उस समय शायद जनरल्स ने लड़ने से मना कर दिया होता कि हम आपकी इस नीति को नहीं मानेंगे, पहले तैयारी करवाइए फिर लड़ते हैं, तो शायद आज परिणाम कुछ दूसरे होते। उसके अलावा ये कहते हैं कि अपने सैनिकों को अपने बच्चों की तरह मानो, बच्चे की तरह प्यार करोगे तो तुम्हारी हर आदेश मानेंगे और वो सारा कार्य करेंगे। इसका आगे लिखते हैं कि दुश्मन हमला करने की स्थिति में है, लेकिन इस बात से अनजान है कि क्या हमारे सैनिक हमला करने के लिए तैयार हैं, तो हम जीत हासिल करने के केवल आधे रास्ते पर हैं। अगर हम ये जानते हैं कि दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हैं और इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि हमारे लोग भी हमला करने की स्थिति में हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि लड़ाई के मैदान का स्वभाव लड़ाई को अव्यवहारिक बना देगा, तो हम अभी भी जीत के आधे रास्ते पर ही हैं। कि मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि सुनतजू को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। सुनतजू बहुत सी बातें जो हैं वो इशारों में बोल जाते हैं। इन्होंने एक बात क्लियर कर दी पहले वाली लाइन में ही कि
हमको युद्ध के लिए अपने साथ साथ सैनिकों को भी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम दुश्मन के साथ जीत पाएंगे। दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हैं, इसके साथ ये भी जानते हैं कि हमारे लोग भी हमला करने की स्थिति में हैं, लेकिन इस बात से अनजान हैं कि लड़ाई के मैदान का स्वभाव लड़ाई को अव्यवहारिक बना देगा। तो हम अभी भी जीत के रास्ते पर आधे ही हैं। मतलब हम तैयार भले हो जाएं कि हम लड़ कहाँ रहे हैं, उस मैदान पे हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि भूखंड है तो फिर उसको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ेगा। ये आगे कहते हैं, अनुभवी सैनिक जो गतिमान है वह कभी भी हतप्रभ नहीं होता। एक बार जब वह शिविर को तोड़ चुका है तो कभी भी नुकसान में नहीं रहता। देखिए, शिविर तोड़ने की बात है, इन्होंने पहले भी कुछ जगहों पे करी है और उसके साथ पता नहीं मैंने आपसे वर्णन किया कि नहीं किया, उनका साफ करना था। देखिए, ये पुरानी बातों को करते हैं। इन्होंने जो पिछले चैप्टर्स में बातें की थी मैंने आपको नहीं बताई, उसमें ये था कि अगर सैनिक पानी मांगे और जो पानी देने वाला हो पानी लाने की जगह पर खुद भी पानी पीने लग जाए तो प्यासा है। अगर वो अपने शिविर को उखाड़ चुका है फिर लड़ने जा रहा है तो मतलब है कि वो इस मोड़ में लौटेगा नहीं। तो लौटने का क्या मतलब ये है, मतलब कि भाई वो आज वो बिल्कुल आर पार की लड़ाई करना चाहता है, या तो जीतेगा जीत के लौटेगा या फिर मर के लौटेगा। तो कुछ उसी तरह की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, शिविर को तोड़ने की जो बात उन्होंने करी है। फिर आगे लिखते हैं, अगर आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपकी जीत संदेह में नहीं पड़ेगी। मतलब आप खुद को जानिए, दुश्मन को जानिए, अपनी पावर को आप जानते रहिए, दुश्मन की पावर को आप जानते रहिए तो आप पक्का जीतेंगे। अगर आप स्वर्ग को जानते हैं और नरक को जानते हैं तो आप अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। अब स्वर्ग और नरक को जानने में कैसे जीत हासिल मिलेगी ये तो सुनतुजु ही जाने, लेकिन कुल मिला के मामला ये है कि आपको अपने आप को और अपने दुश्मन को दोनों को जानना पड़ेगा, तभी आप जीत की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह जो है सुनतुजु का 10वां अध्याय समाप्त हुआ जो इनके भूखंड के ऊपर था। देखिए, निसंदेह सुनतुजु आज की तारीख में चीन के एक पुराने लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से उसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं चाइनीज़ पॉलिसी को। अभी भी चाइनीज़ अपने यहाँ कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आती है कि आपने देखा होगा कि जब आप को पूरा पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं चीन इस बात को समझता है कि अगर इसको हम इस पॉइंट को यहाँ करें, इसको इस तरह कार्य करें तो हो सकता है कि हमें अच्छा वो देखने को मिले। देखिए, चीन आपके हमेशा, देखिए कभी भी 1962 की अगर आप लड़ाई छोड़ दीजिए तो चीन हमेशा आपके दिमाग को जीतने का प्रयास करता है, जो सुनतुजु की पहली चीज़ है। वो आपसे कभी भी खुल के लड़ना नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहता कि जो है खून बहुत ज़्यादा बहे, क्योंकि उसको पता है कि नुकसान उसका भी होगा। वो आपको दिमाग पे कब्जा करना चाहता है। जब सिविलियंस अधिकारी नहीं होते तो कहता है सिविलियंस बुलाओ, तुमसे क्या बात करना है, तुम तो सैनिक हो, मर जाओगे, हमारी तो ऊपर बात हो गई है। अब सैनिक बेचारा वो क्या समझेगा कि क्या इनके चालें हैं, फिर वो ऊपर बात करेगा, उतने देर ठंडा हो गया ना, ये अंदर चले आ रहे हैं और वापस जाओ। अब आप ही समझिए कि आप हिंदी चीनी भाई भाई नारा देने वाले, फिर इन्होंने पीठ में चाकू घोंप दिया। अब कहते हैं कि भाई चीन पाकिस्तान एकता जिंदाबाद। अब पाकिस्तान को समझना चाहिए भाई, हिंदी चीनी भाई भाई कहा था तो 1962 दिया, और तुमको अपना बता रहे हैं एकता जिंदाबाद। तो अभी चीन के खिलाफ पाकिस्तान में काफ़ी चल रहे हैं आंदोलन कि ये लोग जो है नमाज भी नहीं पढ़ने देते कंपनियों में, जो चाइनीज़ कंपनियां हैं पाकिस्तान में काम कर रही हैं, और वहाँ पर इन लोग को मारती पीटती भी हैं, कोड़े मारती हैं नमाज़ पढ़ने के नाम पे। चीन अपने आप खुद उइगुर मुसलमानों की क्या उसने हाल कर रखी है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहता है कि नई बाइबिल और नया कुरान लाएंगे। तो पाकिस्तान को तो थोड़ी बहुत तो अकल होनी चाहिए ना कि भाई पहले भारत चीन भाई भाई बोला, हिंदी चीनी भाई भाई, तो ये हाल कर दिया, अब एकता के बाद हमसे कर रहा है तो हमारे क्या हाल करेगा। तो अगर इतनी सतुद्धि पाकिस्तान को आ जाए और नेपाल को आ जाए, शायद चीन इस समय
अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन विश्व बिरादरी इस चीन की चालों को समझ चुकी है। उसको पता है कि चीन के मानसिकता क्या है। चीन की मानसिकता थी जिसने हमें बताया कि हमें कोरोना से कैसे निपटना है, और हम सब उस तरफ चल दिए। लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि कुछ हो या ना हो, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की बैठ गई। शेयर मार्केट पूरी दुनिया के डाउन हो गए, और जैसे ही शेयर मार्केट डाउन हुए, चीन ने कई यूरोपीय देशों की शेयर मार्केट पर कब्जा कर लिया, कई कंपनियों के शेयर खरीद लिए। यहाँ तक कि भारतीय कंपनी HDFC में भी इनका 1% से ऊपर का शेयर हो चुका है। तो अब वो लिस्टेड हो गए हैं कि जब भी कोई मीटिंग होगी तो उनको बुलाया जाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने इसको देखते हुए चीन की तरफ से होने वाले निवेश पर रोक लगा दी। तो ऐसा नहीं कि भारत सरकार जान नहीं रही है, जैसे मालूम चला कि ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने रोक लगा दी। अभी लगभग ऐसे सारे देश भी इस तरह कार्य करेंगे कि इनकी तरफ से जो निवेश हो रहा है उसको अलर्ट किया जाए, देखा जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को चीन भी इसी कोरोना के बहाने आप पूरे वर्ल्ड की इस स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर लेकर के एक नए तरह का इकोनॉमिक वारफेयर शुरू कर दे। तो चलिए, मैं आप लोगों से नए सत्र में मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।